हेलो बच्चों, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांट टिश्यूज। प्लांट टिश्यूज में हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ने वाले हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्राविभाज्य ऊतक, जो लगातार विभाजित होता है और नई नई कोशिकाओं को जन्म देता है। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। और अब हम पढ़ने वाले हैं ऐसे ऊतक जो विभाजित ऊतक के विभाजन होने से बनते हैं। उसमें सबसे पहला ऐसा ऊतक है जो सरल होता है, एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, उसकी सारी कोशिकाएं एक समान होती हैं। और ऐसे ऊतकों को जो समान कोशिकाओं के समूह से बनते हैं उन्हें कहा जाता है साधारण स्थायी ऊतक। क्या कहा जाता है? साधारण स्थायी ऊतक। ये बोर्ड में लिखा है, या सरल स्थायी ऊतक। इन्हें सरल स्थायी ऊतक हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनमें जितनी भी प्रकार की कोशिकाएं होंगी सभी एक जैसी होंगी, सभी कोशिकाओं का आकार एक जैसा होगा। इस प्रकार जो ऊतक बनेगा, समान कोशिकाओं से बनने वाला ऊतक, जो कि विभाजित नहीं होता, विशेष परिस्थितियों में ही विभाजित होता है, उसे हम कहते हैं सरल स्थायी ऊतक। तो सरल स्थायी ऊतक की कोशिकाएं कैसी होती हैं, उनके क्या कार्य होते हैं, कितने प्रकार की होती हैं, वो आज हम पढ़ेंगे। ये पाए कहाँ जाते हैं? जो सरल स्थायी ऊतक है कैसे होते हैं? ये पतली भित्ति वाली कोशिकाएं होती हैं। इनके बीच में अंतराकोशीय अवकाश पाया जाता है। इनका आकार गोल भी हो सकता है और खंबे के समान भी हो सकता है, लंबा और पतला हो सकता है, कोणीय हो सकता है। इनमें प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल पाया भी जा सकता है, नहीं भी पाया जा सकता। अंतराकोशीय अवकाश इसमें बहुत सारे हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। कुछ छोटे छोटे भी अवकाश हो सकते हैं, बड़े बड़े अवकाश भी हो सकते हैं। तो इस तरह इनमें अलग अलग प्रकार पाए जाते हैं। तो चलिए आज पढ़ते हैं हम सरल स्थायी ऊतक या साधारण स्थायी ऊतक। सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब इसको हम परमानेंट टिश्यू क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये विभाज्य ऊतक से बना है और ये लगातार स्थायी रूप में रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल स्थायी हो गया तो ये विभाजन का कार्य नहीं करेगा। परिस्थितियां आने पर ये घावों को भरने के लिए, पुनर्जनन करने के लिए, कलम को जोड़ने के लिए ये विभाजन भी कर सकता है अपना रूप बदलकर। तो हम पढ़ने वाले हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। और सबसे पहले पढ़ते हैं हम इसकी विशेषता, कैसे होते हैं ये, कैसा आकार होता है इनका, कहाँ पाए जाते हैं। चलिए, तो पहला नंबर इसकी विशेषता है कि इनका आकार कैसा होता है। तो ये गोलाकार हो सकते हैं, गोलाकार, कोणीय, बहुकोणीय, खंभाकार, बहुभुजी हो सकते हैं। किसी भी आकार में ये पाए जा सकते हैं। कि ये दूसरी विशेषता है, ये पतली भित्ति के होते हैं। इनकी भित्ति बहुत ही पतली होती है। पतली भित्ति की जो सेलुलोज की बनी होती है, बहुत पतली भित्ति होती है और किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। ये कोशिकाएं जीवित होती हैं, मीनिंग इसमें जीव द्रव्य पाया जाता है, वर्किंग में होता है और ये सभी प्रकार की जैविक क्रियाएं करती हैं। जीवित होती हैं ये कोशिकाएं। इनमें छोटी रिक्तिका पाई जाती है क्योंकि ये विभाजन होने के जस्ट बाद बनी हुई है। रिक्तिका इनमें छोटी होती है।
बहुत ही छोटी होती है और कम होती है। छोटी व कम संख्या में रेखिकाएं पाई जाती हैं। अगला इनकी विशेषता है कि इनमें अंतराकोशीय अवकाश पाए जाते हैं। अभी मैं बताती हूँ कि अंतराकोशीय अवकाश किसे कहते हैं। अंतराकोशीय, देखिए शब्द को समझिए। अंतराकोशीय यानी दो कोशिकाओं के मध्य। कोशिकाएं आपस में एक दूसरे से टच में रहती हैं, लेकिन बीच बीच में कहीं पर स्थान होते हैं, उन्हें कहा जाता है अंतराकोशीय अवकाश या इंटरसेल्युलर स्पेस। अंतराकोशीय अवकाश। अब ये बात अलग है कि कुछ कोशिकाओं में ये अधिक पाए जाते हैं, कुछ कोशिकाओं में कम पाए जाते हैं। ये तो हो गई इनकी विशेषताएं। अब इन कोशिकाओं में ये वाली विशेषताएं तो सभी में होती है, लेकिन कुछ अलग पौधे के अलग अलग भागों में अलग अलग रूपों में ये पाई जाती है। इनमें जो फिलिंग है, जो इसकी विशेषताएं हैं वो तो पूरी करती हैं, लेकिन थोड़े थोड़े डिफरेंस होते हैं अलग अलग भागों के कार्यों के अनुसार। उस आधार पर इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। रूपांतरण समझ लीजिए आप उसको, इनके रूपांतरण। साधारण कोशिकाओं का रूपांतरण। तो पहला रूपांतरण है इसमें क्लोरेनकाइमा। इसके नाम से ही हमें समझ में आएगा, क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा कैसा होता है? क्लोरेनकाइमा ऐसा पैरेंकाइमा, ऐसा स्थायी ऊतक जिसमें क्या पाया जाए, ये हमने क्या पढ़ा है। सॉरी, यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए था, इसमें सरल स्थायी ऊतक में ये जो हम पढ़ रहे हैं वो मेन टॉपिक क्या है? मृदुतक। तो मृदुतक में यदि मृदुतक में क्लोरोफिल पाया जाता है, यदि मृदुतक में क्लोरोफिल हो तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं क्लोरेनकाइमा। और नेचुरली ये किन भागों में पाया जाएगा? जहां पर प्रकाश संश्लेषण होता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्लोरेनकाइमा कहते हैं। ये पत्तियों में व पौधे के हरे भागों में पाया जाता है। हरे भाग में पाया जाता है, और चूंकि इसमें क्लोरोफिल होता है तो ये प्रकाश संश्लेषण करता है। प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। तो इसका पहला प्रकार क्या हो गया? पहला रूपांतरण क्या हो गया? क्लोरेनकाइमा। अब देखिए, यदि हम पत्ती का मेसोफिल जब बनाते हैं तो पत्ती के मेसोफिल में हमने पढ़ा है कि मेसोफिल मतलब क्या? पत्ती की मध्य वाला भाग, मध्योतक उसे कहा जाता है। उसमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक तो ये हो गया, ये पत्ती का ऊपर एपिडर्मिस होता है, ये भी मृदुतक का बना होता है। ये भी किसका बना होता है? मृदुतक का बना होता है। और इसके नीचे मध्योतक पाया जाता है, जिसमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कुछ पत्तियों में तो क्या होता है कि ये खम ऊतक जो बहुत लेयर का होता है, 2 लेयर का, 3 लेयर का होता है, जो मरुस्थली पत्तियां होती हैं। और जो सिंपल साधारण पत्तियां होती हैं, साधारण वनों में पाई जाने वाली पत्तियां, साधारण वृक्षों में जो मरुस्थली नहीं है, उनमें मुश्किल से एक
किसी किसी में एक लेयर, किसी में 2 लेयर होती है। इनमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है, ये इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। पत्ती की कौन सी कोशिकाएं मैंने कहा है, पत्ती की ये नीचे पत्ती में 2 एपिडर्मिस होती है, अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। तो लोअर एपिडर्मिस और अपर एपिडर्मिस के बीच में जो ऊतक होते हैं, अपर एपिडर्मिस भी मृदुतक से बनी है, लोअर एपिडर्मिस भी मृदुतक से बनी है। मध्य में जो ऊतक पाया जाता है इसे कहा जाता है मीजोफिल। क्या कहा जाता है, मीजोफिल। और हिंदी में इसे मध्योतक भी कहा जाता है। मध्योतक का मतलब है दोनों एपिडर्मिस के बीच का। अब मीजोफिल में 2 प्रकार के ऊतक होते हैं जो दोनों ही मृदुतक होते हैं, लेकिन दोनों का टाइप अलग अलग है। ये है खम्भ ऊतक। ये ऊतक मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है, ये क्लोरेनकाइमा कहलाता है क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। ये इनमें क्लोरोफिल होता है, प्रकाश संश्लेषण का काम करते हैं। और जो नीचे की तरफ की एपिडर्मिस है उसमें भी मृदुतक पाया जाता है, किंतु उसमें बहुत ज्यादा गैप पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा अंतर कोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं। ये जो हमें गैप दिख रहा है इसे कहा जाता है अंतराकोशिकीय अवकाश। तो पत्तियों के मीजोफिल में 2 प्रकार के ऊतक होते हैं द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में, खम्भ ऊतक और नीचे ऐसे ऊतक होता है, ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनमें बहुत अधिक गैप होता है, तो उन्हें कहा जाता है, ये क्या है, खम्भ ऊतक। इंग्लिश में इसे कहते हैं पेलिसेड टिश्यू। और नीचे ऐसी कोशिकाएं जिनमें बहुत गैप है, इन्हें कहा जाता है स्पंज ऊतक, स्पॉन्जी टिश्यू, स्पॉन्जी टिश्यू। इन दोनों में ही क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाए जाने के कारण ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। ये इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है तो इसे हम ग्रीन कलर दे सकते हैं। अब देखिए इसमें 2 चीजें निकल कर आई। ये जो क्लोरेनकाइमा है इसका आकार खम्भ ऊतक के आकार का भी हो सकता है, गोलाकार भी हो सकता है। देखिए ये भी मृदुतक है, ये भी मृदुतक है। चूंकि क्लोरोफिल पाया जा रहा है तो हम उसे कह रहे हैं क्लोरेनकाइमा। अब इसका आकार निश्चित नहीं, दोनों ही क्लोरेनकाइमा है। एक खम्भ ऊतक के आकार का है और एक किस आकार का है, एक अंतराकोशिकीय अवकाश वाला गोलाकार की कोशिकाएं हैं। तो दोनों के नाम क्या हो गए, अलग अलग ऊतक हो गए। ये पेलिसेड टिश्यू से खम्भ ऊतक कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा स्पॉन्जी ऊतक क्योंकि इसके बीच में बहुत गैप है। तो दोनों है मृदुतक। मृदुतक में भी कौन से, क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा में भी 2 प्रकार अलग अलग हो गए, खम्भ ऊतक और स्पॉन्जी ऊतक। ठीक है, ये समझ में आ गया। अच्छा, अब इसके बाद में अगला नेक्स्ट रूपांतरण जो है वो है एरेनकाइमा। कौन सा है, एरेनकाइमा। अगला रूपांतरण है एरेनकाइमा। एरेनकाइमा किसे कहते हैं, ये मैंने चित्र बनाया हुआ है, इसको मैंने इसीलिए नहीं मिटाया। एरेनकाइमा का मतलब है जब ये अंतराकोशिकीय अवकाश ज्यादा बड़े बड़े हों, जब ये अंतराकोशिकीय अवकाश ज्यादा बड़े बड़े हों और इनमें एयर भरी हो, ऐसा प्लावी पौधों में अधिकतर पाया जाता है। तो ऐसे वाले ऊतक को हम क्या कहते हैं, एरेनकाइमा। जब मृदुतक की कोशिकाओं में कोशिकाओं के मध्य
अधिक अंतराकोशीय अंतराकोशीय अवकाश हो तो उसे क्या कहा जाता है? एरेनकाइमा। क्या कहा जाता है? एरेनकाइमा कहा जाता है। एरेनकाइमा का सीधा सा मतलब है एयर। एरेनकाइमा जो एयर को अपने अंदर भर के रखता है, जिससे पौधा हल्का हो जाता है, तैरता है। जितने भी प्लावी पौधे जो पानी के ऊपर तैरते हैं, उनमें पत्तियों के पुष्प वृंत में ये पाए जाते हैं। जलकुंभी वगैरह की जो पत्तियां होती है, नीचे जड़ें जैसी होती है, उनमें ये स्पॉन्जी जो एरेनकाइमा है ये पाया जाता है। ठीक है, तो मृदुत्व का दूसरा रूपांतरण कौन सा है? एरेनकाइमा। अब हम चलते हैं तीसरे रूपांतरण की ओर। इसका जो तीसरा रूपांतरण है वो कौन सा है? प्रोसेनकाइमा। तीसरा रूपांतरण है इसका प्रोसेनकाइमा। अब देखिए, इसमें आप शब्द से ही समझिए। प्रोसेनकाइमा का मतलब है प्रोसेस्ड किया, ऐसा मृदुतक जो प्रोसेस्ड हो गया है। प्रोसेस्ड होगा, गोलाकार है, प्रोसेस्ड होगा तो लंबा हो जाएगा और पतला हो जाएगा। तो ऐसा मृदुतक जिसकी लंबाई अधिक व चौड़ाई कम हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोसेनकाइमा। उसे क्या कहते हैं? प्रोसेनकाइमा। तने पत्ती के जो हार्ड वाले भाग होते हैं उनमें ये पाया जाता है। देखिए इसका आकार कैसा होता है? इसका आकार किस तरह का होता है? देखिए, ये इसका आकार इस तरह का पाया जाता है। इनमें अंतराकोशीय अवकाश बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। इस तरह के आकार का ये होता है। अंदर जीव द्रव्य, रेखिकाएं वगैरह इनमें पाई जाती हैं। तो आकार इस तरह से इनका होता है। इस तरह का आकार होता है। देखिए, इनकी जो लंबाई है इसकी चौड़ाई से अधिक है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? प्रोसेनकाइमा कहा जाता है। और ये पत्तियों के डंठलों में, पुष्परंध्र में, इन सब में ये पाया जाता है। ये भी जीवित कोशिका है, इसकी भी कोशिका भित्ति पतली है। इसकी बस क्या है? लंबाई अधिक है और चौड़ाई कम है। ठीक है, तो इसीलिए इसे क्या कहा गया है? प्रोसेनकाइमा। ठीक, अगला रूपांतरण हम देखते हैं। अगला रूपांतरण में आएगा कि ये किस प्रकार का मृदुतक है। कौन सा वाला मृदुतक है? चौथा वाला, वो है ताराकार। किसी किसी बुक में आपको ताराकार मिलेगा और किसी किसी में स्पॉन्जी नाम मिलेगा। तो अगला जो रूपांतरण है चौथा, व्हाइट चॉक से लिखना है, ताराकार ऊतक। जो ताराकार ऊतक है, इसमें क्या होता है? कोशिकाओं के बीच में जो अंतराकोशीय अवकाश है वो इतने बड़े बड़े होते हैं कि ऐसा लगता है कि बीच में तारे बन गए हों। तो इसीलिए उसे कहा जाता है ताराकार ऊतक। इसका आकार कैसा होता है? थोड़ा सा मैं ये वाले चित्र को, ये वाला इतना भाग मिटा देती हूँ, इसमें आपको बनाकर बताती हूँ कैसा होता है। उसके बाद हम डेफिनेशन देखेंगे। इनकी कोशिकाएं, ये कोशिकाएं हैं, इस तरफ में कोशिकाएं हैं, इस तरफ में कोशिकाएं हैं, और ये जो गैप है वो इतना, ये अवकाश है, और इस तरफ ये कोशिकाएं, ये इस तरफ कोशिकाएं, ये कोशिकाएं है, इनके बीच में यहाँ पर इतना बड़ा अवकाश है। फिर यहाँ पर कोशिकाएं है, इनके बीच में ये इतना बड़ा अवकाश है। तो जब अंतराकोशीय अवकाश बहुत बड़े बड़े हों
तो कोशिकाओं का आकार तारे जैसा दिखाई देता है, अतः उसे कहा जाता है ताराकार ऊतक। ये भी जो प्लावी पौधे होते हैं उनमें अधिकतर पाया जाता है। ताराकार ऊतक ऐसा मृदुतक जिसमें बहुत अधिक अंतराकोशीय अवकाश हो। अधिक अंतराकोशीय अवकाश होता है तो उसे उसका आकार तारे के समान हो जाता है, तारे के समान हो जाता है। अतः उसे ताराकार ऊतक कहते हैं। अब देखिए ताराकार ऊतक में क्या होता है, कैसे ये यहाँ पर एक कोशिका, दूसरी कोशिका, तीसरी कोशिका, ऐसा है। ये कोशिकाएं इस तरह से जमी हुई होती है और इन कोशिकाओं के घेरे के बीच में यहाँ बीच में अवकाश पाया जाता है। ये देखिए यहाँ पर ये कोशिकाएं हैं, मृदुतक कोशिकाएं हैं, इनके बीच में गैप है। इस तरह से इसका आकार तारे के शेप का हो जाता है। ये तारे के शेप का हो गया, इसीलिए इसे कौन सा ऊतक कहा जाता है, ताराकार ऊतक कहा जाता है। बहुभुजी, अपन ने पढ़ा था कि मृदुतक गोलाकार, बहुभुजी, बहुकोणीय इस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। तो इस तरह से इनमें बीच में मध्य अवकाश, अंतराकोशीय अवकाश बहुत बड़े बड़े होते हैं, अतः इसे तारे का आकार दिखता है, इसीलिए कहा जाता है ताराकार कोशिका। ये अपन ने क्या पढ़ लिया, सरल स्थायी ऊतक में सबसे पहला कौन सा, मृदुतक। मृदुतक की कोशिकाएं गोलाकार, बहुकोणीय, खंभाकार या बहुभुजी होती है। ये पतली भित्ति की बनी होती है और भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। ये कोशिकाएं जीवित होती है, जीव द्रव्य में पाया जाता है। ये इनमें रिक्तिकाएं बहुत ही कम संख्या में पाई जाती है और छोटी होती हैं। इनके बीच में अंतराकोश की अवकाश हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, दोनों स्थितियां हो सकती हैं। जो मृदुतक है इसके कार्य के आधार पर इसके आकार, इनका जो रूप है बदल जाता है। इसे कहा जाता है इसके मृदुतक के रूपांतरण, जिसमें सबसे पहला था क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ये पत्तियों में, हरे भागों में, पौधों में पाया जाता है। इसका आकार खम्भ आकार भी हो सकता है, गोलाकार भी हो सकता है, बहुभुजी भी हो सकता है। फिर दूसरा हमने रूपांतरण पढ़ा एरेनकाइमा, ऐसी कोशिकाएं जिनके बीच बीच में बहुत अधिक गैप पाया जाता है, एयर भरी होती है, उसे हम एरेनकाइमा कहते हैं। ये अधिकतर प्लावी पौधों में पाया जाता है। फिर तीसरा जो इसका रूपांतरण था वो था प्रोसेनकाइमा। प्रोसेनकाइमा जब कोशिकाओं की लंबाई अधिक हो और चौड़ाई कम हो, ऐसा लगे कि कोशिकाएं दब गई हो, पैरेनकाइमेट्स कोशिकाएं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, प्रोसेनकाइमा। और चौथा रूपांतरण था ताराकारीय स्पंजी। जब कोशिकाओं के मध्य में अवकाश बहुत अधिक होता है और तो उनका आकार तारे के समान दिखने लगता है, इस प्रकार के ऊतक को हम ताराकार ऊतक कहते हैं। अब हम देखते हैं मृदुतक के कार्य। मृदुतक के कार्य, देखिए सबसे पहले तो इनकी अपन देखें, ये पतली भित्ति के होते हैं। तो पतली भित्ति होने के कारण इनमें विसरण व परासरण की क्रिया अच्छे से होगी। पतली भित्ति होने के कारण
विसरण परासरण अच्छे से होगा, मतलब पदार्थों का आदान प्रदान अच्छे से होगा। पदार्थों के आदान प्रदान में लाभदायक है, आदान प्रदान में सहायक है। जो इनकी विशेषता है, इसी से हमने इसका कार्य भी निकाला। ठीक, फिर दूसरा, ये जो मृदुतक है ये जीवित होती है, मतलब सभी जैविक कार्य कर सकती है, और हमने पाया कि क्लोरोफिल पाया जाता है इनमें। तो मतलब ये किसमें सहायक है? प्रकाश संश्लेषण में सहायक है। प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण में, स्वांगीकरण में, स्वांगीकरण यानी बाहरी पदार्थों को क्या करना? अवशोषित करना, उसमें भी ये सहायक है। प्रकाश संश्लेषण में, स्वांगीकरण में, संचय में व स्त्रावण में, कुछ ग्रंथियां भी हो, रिक्तिकाएं भी इनमें पाई जाती है, तो उनमें स्त्रावण में भी ये सहायक है। अब हमने पढ़ा इसका रूपांतरण एरेनकाइमा के रूप में भी होता है। तो जलोदविद को एरेनकाइमा, जलोदविद पौधे एरेनकाइमा के कारण तैरने में सहायक। ठीक, ये जलोदविद पौधे क्यों तैर पाते हैं? क्योंकि उनमें क्या पाया जाता है? एरेनकाइमा। एरेनकाइमा किसका टाइप है? मृदुतक का, मतलब मृदुतक तैरने में सहायक है। फिर मरुद्भिद पौधों में जल संचय, जल का संचय भी यही ऊतक करता है। जल का संचय भी करता है, भोजन का संचय भी करता है। जल संचय, भोजन संचय, जो आप देखते हैं जड़ों में या तने में, जैसे आलू है या कंद होते हैं, इनमें जिन कोशिकाओं में भोजन जमा होता है वो कौन सी कोशिकाएं होती है? मृदुतक कोशिकाएं ही होती हैं। तो जल व भोजन संचय का कार्य करता है। फिर इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है, जिसके कारण ये पदार्थों का आदान प्रदान करता है। ये संग्रहणी ऊतक का कार्य भी करता है। भोजन बन गया, उसको इकट्ठा करने का काम भी करता है। संग्रहणी ऊतक का कार्य करता है। फिर ये कॉर्टेक्स और जो मज्जा है, इन सब के बीच जो कोशिकाएं होती है उनमें पाया जाता है। घावों को भरने, जड़ यदि कलम बांधना है तो उसके निर्माण में भी सहायक है। ये आवश्यकता पड़ने पर विभाजन कर घाव भी भर सकता है, घाव भरने के काम में आता है। कलम को पौधे के साथ जोड़ने, कलम जानते हैं आप, जब एक पौधे की तने में दूसरे पौधे के तने को जोड़ा जाता है उसी प्रजाति के, तो उसे हम कहते हैं कलम बांधना के कार्य करता है। ठीक है, तो ये किसके कार्य है? मृदुतक के कार्य है। पहला कार्य
जो इसकी विशेषता उसी आधार पर पतली भित्ति होने के कारण पदार्थों के आदान प्रदान करता है, क्योंकि ये विसरण और परासरण अच्छे से कर पाता है। विसरण परासरण दोनों ही क्रियाएं पतली भित्ति के कारण अच्छे से होती है। दूसरा, ये प्रकाश संश्लेषण कर लेता है, स्वांगीकरण भी करता है और संचय में, स्त्रावण में, सभी में ये सहायक होता है। जलोद्भिद पौधों में एरन कायमा के पाया जाता है, जिसके कारण वो तैर लेते हैं। मरोद्भिद पौधों में जल संचय, भोजन संचय का ये कार्य करता है। ये संग्रहण ऊतक का कार्य करता है, अन्य पदार्थों को संग्रहित करता है, जो उत्सर्जी पदार्थ होंगे उनका भी संग्रहण करता है। फिर अगला कार्य है कि आवश्यकता पड़ने पर ये विभाजन करता है, घाव को भरता है, कलम को जोड़ने का भी कार्य करता है। तो अभी हमने क्या पढ़ा? मृदुतक, उसकी हमने विशेषताएं पढ़ी, उसके रूपांतरण पढ़े और उसके कार्य पढ़े। आपको समझ में आ गया होगा। अब ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये द्विबीजपत्री आवर्तबीजी में, एक बीजपत्री आवर्तबीजी में ये पाए जाते हैं अलग अलग रूपों में। जो निम्न वर्गीय पौधे होते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं हैं, उनका तो पूरा का पूरा शरीर ही मृदुतक से बना होता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्थूल कोण ऊतक। ऐसा ऊतक जिनकी भित्ति पतली नहीं होती, उनके कॉर्नर में या उनकी पूरी भित्ति में दूसरे पेक्टिन या सेल्यूलोज अन्य पदार्थ आकर जमा हो जाते हैं। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करिए, डाउट्स पूछिए और नोट्स जरूर बनाइए। ठीक है।